नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की 122 विधानसभा सीटों पर कल सुबह से मतदान शुरू होना है, लेकिन बिहार में 122 विधानसभा सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान से महज 20 घंटे पहले देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है, एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है, एक ऐसी बड़ी खबर आई है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चुनाव से पहले, मतदान से पहले जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती थी, जिस तरह का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनाना चाहते थे, शायद उनके इस तरह के मंसूबों की जानकारी, उनके इस तरह के मंसूबों की भनक जो है, अब वो देश की अदालतों को भी लग गया है और देश की अदालतें, जज साहिबान ये सब समझने लग गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मंच का इस्तेमाल, उनके फोरम का इस्तेमाल, इस देश की अदालतों का इस्तेमाल, उनके फैसलों का इस्तेमाल और उनके पास जो मामला जिन तारीखों को ले जाया जाता है, उस टाइमिंग का इस्तेमाल इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी अपने चुनावी लाभ को हासिल करने के लिए करती है। ये सवाल उठा है अदालत के एक फैसले से। ये सवाल उठा है अदालत के एक महत्वपूर्ण फैसले से। लेकिन क्या मैं जो कह रहा हूं क्या वाकई ऐसा है? आप तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस भावना को, बीजेपी की इस आदत को लेकर, बीजेपी की इस मनोदशा को लेकर क्या आप भी वही सोच रहे हैं? क्या आप भी वही मान रहे हैं जिसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की और आगे तथ्यों के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और क्या आपको ये लगता है कि अब देश की अदालतें भी इसको समझ रही हैं? देश की अदालत ने एक बड़ी राहत दी है। देश की अदालत ने एक बड़े राजनीतिक परिवार को बड़ी राहत दी है और ये बड़ी राजनीतिक राहत जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा करने वाली है। उस बड़ी खबर पर आने से पहले आपसे एक अपील करूंगा, आपसे एक आग्रह करूंगा। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म का कारवां, हमारा परिवार का जो कारवां है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप तमाम लोग हमारा साथ दे रहे हैं। आपके साथ के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपके समर्पण के लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें आगे भी आपके इसी तरह के साथ, सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आपसे ये भी अपील करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके, तो एक मेंबर के तौर पर भी हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कीजिए, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए और इसका खर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं आता है। इसमें 3 रुपए से भी कम की लागत लगती है रोजाना के आधार पर, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। तो आप सिर्फ 89 रुपए के खर्च के साथ आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे स्पेशल व्यूअर बन सकते हैं। और अब आते हैं आज की खबर पर, आज की एक बड़ी खबर पर। देश की राजधानी दिल्ली से ये खबर निकलकर सामने आई है और देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने, देश की राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों नेताओं को राहत देती है एक बड़े मामले में। लेकिन जैसा कि मैंने टाइमिंग का सवाल उठाया, तो पहले मैं आपको उस टाइमिंग के सवाल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आपको ये पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि चुनाव आयोग ने, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और उसके अगले सप्ताह ही जांच एजेंसी के जरिए ये मामला अदालत, टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और 13 अक्टूबर को यानी 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है चुनाव आयोग की तरफ से और 13 अक्टूबर को जो है दिल्ली की अदालत आईआरसीटीसी स्कैम मामले में, यही राउज एवेन्यू कोर्ट जो है, ये दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए गए। और यह सुनवाई उस समय सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत में हुई, जिसमें लालू परिवार सहित सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। कोर्ट ने माना कि मामले में करप्शन की साजिश रची गई थी और आरोपियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान उठाते हुए नजर आए, पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान करते हुए नजर आए। और उसी तरह
जो उस समय एक और मामला जो आया था, वो नौकरी के बदले जमीन घोटाला, यानी लैंड फॉर जॉब का घोटाला जो था, उसमें वो तारीख जो थी, वो आज की तारीख रख दी गई थी, यानी 10 नवंबर की तारीख रख दी गई। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम तैयार था। जैसे ही अदालत का फैसला आता, अदालत इसमें भी आरोप तय कर देती, जिस तरह से उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाले में किया था, तो फिर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम जोर-शोर से इसको प्रचारित करते थे, इसको प्रसारित करने में लग जाता कि अब तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पर इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, उन तेजस्वी यादव, इन तीनों नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आरजेडी कैडर पर इसका असर पड़ता, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की मनोदशा पर इसका असर पड़ता। कल आरजेडी ने जितने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बूथ लेवल एजेंट के तौर पर लगा रखी है, जितने कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी देकर उन्हें 122 विधानसभा सीटों पर लगा रखा है और इसके साथ जितने विधानसभा उन्हें 121 सीटों पर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं और आने वाले दिन में यानी कल की वोटिंग के बाद 122 और सीटें उसमें जुड़ जाएंगी, यानी कुल मिलाकर पूरी की पूरी 243 विधानसभा सीटों पर अगले कुछ दिन तक, चूंकि मतों की जो गिनती है वो 14 नवंबर को होनी है, तो अगले कुछ दिनों तक बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उनको निगरानी करनी थी, उनके मनोबल पर असर पड़ता। अभी हम देख रहे हैं कि 121 सीटों पर चुनाव हुआ, कैसे रात के अंधेरे में सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं, बिजली काट दी जाती है, अलग-अलग तरह के पिकअप वैन पहुंचने की खबरें आती हैं। लगातार इस तरह की खबरें लगातार आ रही है और इस तरह का वीडियो ये बताता है कि सीसीटीवी का बंद होना या सीसीटीवी को बंद करके क्या ईवीएम के साथ फिर से कोई बड़ी छेड़खानी की जा रही है? ये तो मतगणना के दिन ही पता लगेगा कि जो मशीनें खुलेंगी, वो 10% चार्ज मिलेगी कि 20% मिलेगी या 80 या 90% चार्ज मिलेगी, उससे भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता सजग हैं, जो उनका वीडियो बनाकर डाल देते हैं, जो उनकी तस्वीरें खींचकर डाल देते हैं, इससे ये पता लगता है कि उनका मोराल जो है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर इस तरह का फैसला आ जाता, आज भी अदालत इस तरह का फैसला दे देती, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती। लेकिन आज उस तरह का फैसला आया नहीं। आज जो है नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में जो सुनवाई है वो टल गई और अब इस मामले की सुनवाई बिहार में विधानसभा चुनाव, सरकार गठन के आराम से कार्यभार संभाल लेने या हो सकता है कि विधानसभा के का पहला सत्र भी उस समय तक बिहार में हो जाए, उसके बाद होगी। यानी अब जो अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है वो 4 दिसंबर रखी गई। पूरा विस्तार से बता देता हूँ मैं आपको। मैंने पहले आपको आईआरसीटीसी बताया कि उसमें कब 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होती है, उसके अगले सप्ताह उसमें आरोप-प्रत्यारोप तय कर दिए जाते हैं। अब उसी समय इस मामले में फैसला यानी नौकरी के बदले ज़मीन वाले मामले में फैसला देने की तारीख आज रखी गई थी, लेकिन शायद लगता है कि अदालतों को भी समझ में आ गया कि उनके फैसलों का इस्तेमाल किस तरह से चुनावी लाभ हासिल करने के लिए किया जाता है। अब ये कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, अपने दर्शकों से अपील करूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताएँ, लेकिन अदालत का जो फैसला आया वो आपके सामने रख देता हूँ। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में आज सोमवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की सुनवाई टल गई। पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने के बिंदु पर अदालत को आज फैसला करना था और विशेष न्यायाधीश विशेल गोगने ने इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है और ऐसे में अगली सुनवाई तक के लिए लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव इन दोनों को राहत मिल गई है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 122 सीटों पर होने वाले मतदान से एक दिन पहले लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली ये राहत निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जिस तरह की तैयारी करके बैठा था, उसकी तैयारी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर तो पहुंचता नजर आ ही रहा है। लगातार वीडियो आ रहे हैं, लगातार वीडियो स्ट्रांग रूम के आ रहे हैं, सीसीटीवी मशीनों के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा जो ईवीएम मशीनें हैं, उनके साथ छेड़खानी के आरोप लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी बंद करके। क्योंकि कई जगह ऐसी खबरें आई, कई जगह ऐसे वीडियो आए कि बिजली कट जाने के बाद वो सीसीटीवी बंद हो जाता है। उसके बाद वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये किसी को नहीं पता और इस बीच कपिल सिब्बल ने तो बाकायदा एक आरोप लगा दिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा सहित
कई इलाकों से स्पेशल ट्रेनों के जरिए फ्री में मतदाताओं को बिहार भेजा जा रहा है। उनको प्रलोभन देकर, ये आरोप लगाया कपिल सिब्बल ने कि उनको प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने को कहा गया है। कई यात्रियों की बातें दावा किया जा रहा है कि कैमरे पर आकर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि छठ के मौसम में रेलवे के पास उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की जगह नहीं कि वो लोग सीट पर बैठकर जा सके। दिवाली के समय वो गाँव सीट पर बैठकर नहीं जा पाए। तमाम स्टेशनों के नज़ारे हमने देखे। नज़ारा उसका वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही नकारात्मक दृश्य था। लेकिन बहुत ही मुसीबत को झेलते हुए बिहारी अपने गाँव पहुँचे। लेकिन जब चुनाव की बेला आई, तो चुनाव की बेला में इस तरह के ट्रेनों का इस्तेमाल करके, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके वोटरों को गाँव भेजा गया और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए, या यूं भी कह दें कि एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं इस तरह के वीडियो रिलीज कर रहे हैं, बल्कि इंडियन यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो भी इस तरह के वीडियो लगातार रिलीज कर रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज अब से कुछ घंटे पहले बाकायदा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर शेयर किया और उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि कल आधी रात बिहार के चिरैया में जो हुआ, वो सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की नीलामी है। बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम नकद बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। एक तरफ आचार संहिता की बात, दूसरी तरफ नोटों से वोट खरीदने की साजिश। क्या चुनाव आयोग अब भी आंख मूंद कर बैठेगा? और इस तरह के कई मामलों के आरोप जो है वो विपक्षी राजनीतिक दल बाकायदा फोटो वीडियो के साथ ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके, सोशल मीडिया पर डालकर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ है? देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहाँ सोए हुए हैं? क्योंकि इस तरह के वीडियो को आप सिर्फ ये कहकर कतई खारिज नहीं कर सकते कि शपथ पत्र पे देना चाहिए, आप शिकायत करो। कुछ बातें तो चुनाव आयोग को सो मोटो भी लेना चाहिए। कुछ बातों का संज्ञान जो है वो चुनाव आयोग को अपने स्वेच्छा से लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ये चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। और किस तरह से बीजेपी के लिए एक के बाद एक तरह इस तरह के वीडियो का आना, इस तरह के वीडियो में सीधे-सीधे आपके पास उन सबूतों का आ जाना, उन तथ्यों का सामने आ जाना कि कहीं न कहीं कोई न कोई तो गड़बड़ी हुई है। लेकिन विपक्षी तो विपक्षी, अपने नेता भी बीजेपी के लिए कोई कम समस्याएँ पैदा नहीं कर रहे हैं। अपने नेता भी बीजेपी के लिए कोई कम दिक्कतें पैदा नहीं कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने ये दावा किया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उनके स्वयंसेवकों ने भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। बाकायदा खबरें छपवाकर इस तरह के दावे किए गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिली, मुश्किल से मिली जीत का जो श्रेय है, वो आरएसएस को दिया जाता है। उन्हीं आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के एक बयान ने बीजेपी को एक तरह से फिर फंसा दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया से जब आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठाया पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं है, हिंदू धर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब पता नहीं वो क्या सोचकर बोल रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर हिंदुओं को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना? ये चीज़ें वाक़ई ये, क्योंकि आरएसएस जो बोलता है या मोहन भागवत के मुँह से जो निकलता है, उसको कोई छोटी-मोटी बात आप मत समझिएगा। सवाल ये था कि आरएसएस के रजिस्ट्रेशन नहीं होने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हमारा अस्तित्व नहीं है, तो प्रतिबंध क्यों लगाया गया? प्रतिबंध लगाकर ये मान लिया गया कि हम हैं। भैया आपके होने या ना होने को लेकर संशय नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही उठ रहा है कि जब आपका इतना बड़ा संगठन है, करोड़ों रुपए का सालाना आमद होना है और करोड़ों रुपए का सालाना खर्च होना है, ये सीधे-सीधे दिखता है क्योंकि लंबा-चौड़ा प्रवास करते हैं आप, हवाई जहाज़ों से सफ़र करते हैं आप, कई तरह के कार्यक्रम करते हैं आप, तो पैसा आ भी रहा होगा, पैसा खर्च भी हो रहा होगा। कोई प्राइवेट एयरलाइन्स तो आपके नेताओं को फ्री में कहीं न कहीं से तो ले नहीं जा रही होगी। तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब-किताब आप क्यों नहीं देते? आप एक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा लेते? आप अपना खाता बही क्यों नहीं दिखाते? और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए आरएसएस को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कह ही दिया था इनडायरेक्टली कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक प्रकार का एनजीओ है। तो जब आप एक प्रकार के एनजीओ हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में डर कैसा? रजिस्ट्रेशन कराने में झिझक कैसी?
तो बोलते-बोलते बोल गए कि नहीं बहुत सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हिंदू का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो क्या आप हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या हिंदुओं को हर हिंदू को मजबूर करना चाहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करे? एक बार फिर से भेदभाव की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत करना चाहते हैं? एसआईआर से तो बिहार के करोड़ों लोग वैसे ही त्रस्त हो गए थे। एसआईआर जो अब इस देश के 12 राज्यों 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करवाया जा रहा है, उससे तो इस देश की जनता वैसे ही त्रस्त है। आने वाले दिन ज राज्यों में एसआईआर करवाया जाएगा, उससे भी इस देश की जनता बहुत त्रस्त होगी क्योंकि बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को किंतु परंतु के बाद चुनाव आयोग ने तो माना। लेकिन अभी जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, उसमें चुनाव आयोग ने कई तरह के किंतु परंतु लगा रखे हैं आधार कार्ड की मान्यता को लेकर, उसमें स्टार लगा रखा है, यानी टर्म एंड कंडीशन लगा रखा है, सीधे-सीधे उसको मान्यता नहीं दी जा रही है और जो मान्य दस्तावेजों की सूची है, उसमें भी आधार कार्ड को टर्म एंड कंडीशन के साथ रखा गया है। पता नहीं क्यों, किस तरह के टर्म एंड कंडीशन में चुनाव आयोग इस देश के लोगों को उलझाना चाहता है और ऐसे में मोहन भागवत का कहना कि हिंदू का भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये आने वाले दिनों के लिए एक डर पैदा करता है। लेकिन अदालत का ये फैसला अपने आप में ये बताता है कि अदालतों को चीजें समझ में आने लगी है और अब लोअर जुडिशरी तो अपना काम कर रही है, हायर जुडिशरी यानी इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आना चाहिए और चुनाव आयोग से और सरकारों से भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर तो पूछना ही चाहिए कि चुनाव के टाइम में 10-10 हज़ार रुपए डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप 6 महीने पहले डाल सकते हैं, 1 साल पहले डाल सकते हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले आप योजना की घोषणा करेंगे और चुनाव की तारीखों के बीच में उसका टाइमलाइन डाल देंगे कि खाते में पैसा जाएगी, तो इसको फिर तो खुलेआम रिश्वत देना ही कहा जाएगा। और जाँच एजेंसियाँ अचानक सो कहाँ जाती है और चुनाव के समय ही वो क्यों निकलती है? ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए। आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा बनाया, जीजाजी का मुद्दा बनाया। 2025 तक क्या रॉबर्ट वाड्रा को आप जेल भेज पाए? सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, क्या आप जेल भेज पाए? जमानत पर है, क्या आप उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मामले को ले जाकर सजा दिलवा पाए? लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का भी मामला बहुत पुराना है, लेकिन आप उनको सजा नहीं दिलवा पाए। लालू यादव सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बाकी मामलों में भी आप तेजी से कार्रवाई कीजिए कि राबड़ी देवी का मामला हो, तेजस्वी यादव का मामला हो, इसमें जल्द से जल्द फैसला आए। लेकिन वो तेजी आप करेंगे नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप जाएँगे नहीं। क्यों? क्योंकि चुनाव के समय ही आपको इस मुद्दे को उठाकर इसका राजनीतिक लाभ हासिल करना होता है। तो अब देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को ज़रूर सोचना चाहिए। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि सत्येंद्र जैन को सालों तक आप जेल में रखकर, उनका मंत्री पद छीनकर, उनके राजनीतिक करियर को बड़ा झटका देकर और फिर कई साल बाद कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं मिला उनको दोषी साबित करने के लिए। तो फिर जितने भी आईओ रहे हों, जितने भी जांच अधिकारी रहे हों उस दौरान, जिसने भी सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया हो, जिस अधिकारी ने अदालत में दावा किया था कि उनके पास पूरे सबूत है, उन तमाम अधिकारियों को बुला के पूछा तो जाना चाहिए कि आप किसके प्रभाव में इस तरह का झूठा काम कर रहे थे, इस तरह का गलत काम कर रहे थे। उन अधिकारियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, उन अधिकारियों को निर्देश देने वाले नेताओं, मंत्रियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं होगा तब तक ये पूरी की पूरी जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है, भारत की जो पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर इसी तरह के सवाल उठते रहेंगे, उस पर इसी तरह के सवाल उठाए जाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जाते-जाते आपसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली राहत, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को लगे झटके, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली, इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है और इसका असर कल जो 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उस पर आपका क्या मानना है? मोहन भागवत के बयान को लेकर इससे पहले ये स्टोरी पे डिटेल से मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने चर्चा की है। आप मोहन भागवत वाली पूरी स्टोरी अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इससे पहले वाली हमारी चर्चा को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। जाते-जाते आपसे अपील, आग्रह, हमारे वीडियो को देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और अगर आपको ठीक लगे तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दिया कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आप मेंबर के तौर पर जॉइन कर सके, तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, अनुरोध, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।